हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखते हैं इंडिया का यूएनएससी में क्या रोल है। जून 2020 में इंडिया एक इलेक्शन हुआ था यूएनजीए में, जिसमें इंडिया ने 2021 और 22 के ड्यूरेशन के अंदर यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट की मेंबरशिप को जीता है। तो क्या है परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबरशिप, यूएनएससी क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है और इंडिया को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, तो इन्हीं के बारे में आज हम देखते हैं। मेरा नाम संतोष चौधरी है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे little_simple_बुद्धा और सेम नाम से टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल little_simple_बुद्धा से मिल जाएगा। जून 2020 के अंदर इंडिया को यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए इलेक्ट करा गया है। तो इसकी जो इलेक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो इलेक्शंस हैं वो यूएनजीए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर होता है। तो 193 मेंबर्स हैं। 193 में से 184 इंडिया को वोट मिले हैं, विच इज़ लाइक ए ह्यूज मेजॉरिटी। तो इसकी जो मेंबरशिप है, इलेक्शन अभी हुआ है, मेंबरशिप होगी हमारी 2021 और 22 के लिए। और इंडिया वॉज दी ओनली कैंडिडेट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी, और बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ऑपोजिशन वोट के इंडिया को ये मेंबरशिप मिल गई थी। तो इट इज़ ए ह्यूज विन फॉर इंडिया। और ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, पहले 8 बार इंडिया ने यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबरशिप का इलेक्शन जीता है। तो वो पिछले 8 साल थे, 1951 से 52, 51, 67, 68, 72, 73, 77, 78, 1984, 85, 1991, 92। उसके बाद में सीधा 10 साल बाद 2011-12 और उसके बाद सीधा 10 साल बाद 2021-22 के अंदर हमने ये जीता है। तो दिस इज अवर 9th विन, ठीक है। एट्थ विन, राइट। ये जो मेंबरशिप इंडिया ने इस बार जीती है, इस बार उनको यूएनएससी में काफ़ी डिफरेंट रोल प्ले करने को मिलेगा, काफ़ी डिफरेंट सिचुएशंस देखने को मिलेगी। अभी आप देखो तो इसके अंदर देखो, इसको यहाँ से डिवाइड करो। ये है बिफोर, ये है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरिया। 1990 तक तो कोल्ड वॉर चल रहा था। 1990 के बाद जब खत्म हुआ और उसके बाद में इंडिया के भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए, तो 1990s के बाद का, मतलब 1991-92 और 2011-12 का जो इंडिया का मेंबरशिप का टाइम था, उस वक्त पे उनको क्या फेस करना पड़ रहा था, क्या ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड की सिचुएशन थी, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे थे, उससे आज का 2021 और 22 का जो वर्ल्ड है वो काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया की पोजीशन बहुत सुधर चुकी है। 1991 और 92 के अंदर इंडिया, तब हमने ओपन करा ही था हमारा इकोनॉमी, हम एलपीजी लेके आए थे और उस वक्त जस्ट कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था और जो सोवियत यूनियन है वो भी टूट गया था, रशिया और उसके मेंबर्स में और उसके डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो इस तरीके से काफ़ी चेंजेस हुए थे 1991 और 1992 में। और सिमिलरली 2011-12 का ऐसा सिचुएशन है जब इंडिया का स्टैंड चेंज हो रहा है, ठीक है। अभी हम रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बन रहे हैं। और सिमिलरली 2011-12 से अगर आप 2021 और 22 के इंडिया की स्टैंड की बात करोगे कि हम कहाँ पे आज स्टैंड करते हैं, हम इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या फिर हम अपनी खुद की इकोनॉमी के अंदर, हम ग्लोबल ट्रेड के अंदर, किस तरीके से हमारा स्टैंड है वो काफ़ी डिफरेंट है। और इन सब चीज़ों का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया की यूएनएससी के मेंबरशिप के बारे में। तो इंडिया जब 1991-92 और 2011-12 की स्पेसिफिकि मैं बात कर रही हूँ, इससे पहले के टाइम की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ। इंडिया अभी बहुत डिफरेंट डायनामिक्स दिखाई देंगे इंडिया को, जो 1991-92 और 2011-12 में दिखे थे। तो अभी यहाँ पे हमने हमारा जो स्टेंस है वो रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव कर लिया। अभी हम पहले से ध्यान रखते हैं, हमारी बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच हो गई है। प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई है। तो इंडिया का जो नया स्टेंट है यूएनएससी के अंदर, इट हैज़ टू बी मोर पर्पसफुल। अभी हमको अपना पर्सनल, अपना जो नेशनल हमारे गोल्स हैं उनको साथ में लेके प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ हमको चलना है। तो पर्पसफुलनेस में क्या है कि आपको टाइटली इंटीग्रेट होना पड़ेगा, यूएनएससी के साथ एंगेजमेंट करनी पड़ेगी, ताकि इंडिया के जो ब्रॉडर नेशनल गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम इंटरनेशनल सपोर्ट ले सकें। सो दिस इज अवर वन पॉइंट। एंड सेकेंड इज प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म आपको
क्या कंडीशन चल रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक होके हमको प्रैग्मेटिक थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि यूएनएससी के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उसमें जो चेंजिंग कंडीशंस हैं उनको अडॉप्ट करना होगा, और हमको ऐसा भी नहीं है कि हम ओवर एम्बिशियसली होके जाएं यूएनएससी के अंदर। वी हैव टू अवॉइड बीइंग ओवरली एम्बिशियस। चेंजिंग डायनेमिक्स के साथ खुद की जो पोजीशन है उसको फ्लेक्सिबल बना के हमको यूएनएससी में एंटर करना है। सो ये पॉइंट है। अच्छा, 1991-92 के अंदर सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, और 1990 से पहले 1990 से पहले जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब सोवियत यूनियन और यूएसए में उनके बीच में ही था, तो उन दोनों की पोजीशंस बिल्कुल ऑपोजिट थी। लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में जो नया रशिया बना था, सोवियत यूनियन से टूट के जो नया रशिया बना था, वो यूएस और वेस्ट के इतना ज़्यादा ऑपोजिट में नहीं था। और इसके साथ ही पोजीशन ऑफ चाइना, पोजीशन ऑफ इंडिया, इन सब के क्या डायनामिक्स थे वो सब काफ़ी बदल गए। जैसे कि अगर आप स्पेसिफिकली चाइना की बात करो, जो एक मेजर रोल प्ले करता है यूएनएससी के अंदर, तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, तब उनका 1991-92 के अंदर उनका फोकस था कि अपना खुद का घर संभालना है, अभी हमें अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को अप करना है। तो वो खुद अपनी इकोनॉमी ओपन कर रहे थे, और वो यूनिपोलर मूवमेंट में काफ़ी लो प्रोफाइल रख रहे थे कि हम ना इसकी साइड लेंगे ना इसकी साइड लेंगे, जहाँ हमारा फ़ायदा होगा वहाँ साइड लेंगे। एंड सिमिलरली इंडिया के अपने रीजन थे कि हम उस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच हम रख नहीं रहे थे। तो दिल्ली का भी ये सिचुएशन था कि हमको हमारी जो 1990 के आसपास की ब्रोकन इकोनॉमी थी, एलपीजी लेके आए थे हमको उसको कम करना था। तो इट वाज अ मोमेंट कि हम लोग एक्सटर्नल जो इम्पोजिशंस हैं उनको रजिस्ट कर रहे थे, इंटरनल जो डोमेस्टिक इश्यूज हो रहे थे उनको हम लोग रिजॉल्व कर रहे थे। तो काफ़ी सारे इशू थे, और स्पेशली कश्मीर, अगर इंटरनल की बात करूँ तो कश्मीर और न्यूक्लियर इशू जो था, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। तो 1991-92 में काफ़ी सिचुएशन डिफरेंट थी, लेकिन अभी काफ़ी चेंज होगी। तो उसके बारे में सबसे लास्ट में देखते हैं। एक बार ये देखो कि यूएनएससी है क्या, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन, मैं बार बार यूनाइटेड को यूनियन बोल रही हूँ, यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को स्टैब्लिश करा गया था। नाउ यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिस कम्स डायरेक्टली इन द प्रीलिम्स। यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बाकी है यूएनजीए जो सबसे बड़ी बॉडी है जिसके सारे मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, फिर है द ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर एक है हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, एक है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और है यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरीट। ये 6 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के, इन 6 को मिला के यूनाइटेड नेशंस बना हुआ है। तो यूएनएससी जो है इसका बहुत स्पेसिफिकली इसका पर्पस दिया हुआ है कि क्या है। नाम आप देखोगे ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सिक्योरिटी को देखने का काम करेगी ना। उसका सिक्योरिटी को देखने का काम क्या है कि इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखेंगे। कहीं भी 2 कंट्रीज के बीच में वॉर होने की संभावना हो, या फिर जैसे अफगानिस्तान या फिर मिडिल जो ईस्ट का हमारा इशू हुआ था, उसके अंदर यूएनएससी ने काफ़ी सारे इम्पोजिशंस लगाए थे, काफ़ी सारा उनका इंटरफेरेंस था। क्योंकि वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए प्राइम बॉडी है। इसकी जो प्रेसिडेंसी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये हर महीने अल्फ़ाबेटिकली रोटेट होती है। जैसे इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो उनके नाम के अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेटिकली वो प्रेसिडेंसी उनकी रोटेट होती है। तो रोल क्या है इसका? सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रोल है मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी एट इंटरनेशनल लेवल। किसी भी तरह का थ्रेट टू पीस या एक्ट ऑफ एग्रेशन होता है तो उसको रोकना, उसमें मीडिएट करना, उसको रिजॉल्व करना। इसके साथ ही यूएन पीस कीपिंग की जो फोर्स ऑपरेशंस होती हैं उनको कहाँ पे डिप्लॉय करना है, नेशंस के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, और अगर कोई रूल ब्रेक करता है तो उन पे क्या सैंक्शंस इम्पोज करे जाएंगे, क्या उन पे ट्रेड सैंक्शंस लगाए जाएंगे, इस चीज़ को देखता है। यूएनएससी इसके साथ ये भी देखता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस किस तरीके हैं, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस एंड पेनल्टीज, अगर किसी मिलिट्री एक्शन की वजह से ब्लॉकेड्स लगाए गए हैं, अगर रिक्वायर है लगाने हैं तो वो किस तरीके से लगाने हैं, इन सारे इश्यूज़ को देखता है यूएनएससी। तो ये यूएनएससी के प्राइम वर्क है।
यूएनएससी की मेंबरशिप की बात करें, जिसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और हम बात करते हैं कि यूएनएससी के रिफॉर्म्स के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि हम यूएनएससी का रिफॉर्म करो। तो रिफॉर्म क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो सही से प्रोपोर्शनेट नहीं है। कैसे? देखो, यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबर्स भी हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। परमानेंट मेंबर्स में है 5 मेंबर्स हैं परमानेंट, ठीक है, और नॉन परमानेंट मेंबर है 10। तो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं ये तो जैसे कि नाम है कि परमानेंट है, इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता है, दे विल बी देयर ईच ईयर। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है उनकी वोटिंग होती है हर दूसरे साल के अंदर, उनको चुना जाता है, इलेक्शंस होते हैं उनके। जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5, कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो नाम देखो, चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए अमेरिका। ये 5 मेजर कंट्रीज हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। नाउ परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर मिला हुआ होता है। वीटो पावर का मतलब क्या हुआ कि अगर इन 5 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री ने किसी भी अग्रीमेंट या किसी भी सैंक्शन के लिए मना कर दिया तो चाहे सारे मेंबर्स की उसमें एग्रीड हो, चाहे उन सबकी सहमति हो, लेकिन वो पास नहीं होगा। वीटो का मतलब होता है कि 5 में से किसी एक ने किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, मना कर दिया, तो आप कितना भी पुरजोर लगा लो आप उसको पास नहीं कर सकते। 5 की सहमति होना ज़रूरी है। सबसे पहला जो सेशन यूएनएससी यूएन काउंसिल का था वो 17 जनवरी 1947 को हुआ था, और उसी में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनको ग्रेट पावर एनामिटी दिया गया था, जिसका मतलब है वीटो पावर, कि बाकी सारी कंट्रीज को रेजोल्यूशन पास कर भी देगी, लेकिन इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक ने मना कर दिया तो फिर वो पास नहीं होगा रेजोल्यूशन। नॉन परमानेंट मेंबर का क्या सिचुएशन है? 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो हर 2 साल की टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर इलेक्शंस होते हैं, उनमें जो कंट्रीज हैं अपना नॉमिनेशन देती है, और उस नॉमिनेशन में से इलेक्ट होके 2 साल के टर्म के लिए आप नॉन परमानेंट मेंबर बनते हो। अभी करंटली 2020 के अंदर जो मेंबर हैं वो हैं बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया, वियतनाम एंड सेंट विंसेंट। ये 10 कंट्रीज हैं जो 2 साल का टर्म है। तो इंडिया को जो टर्म मिला है वो 2021 और 22 का मिला है, 2021 और 22 का टर्म मिला है। तो इनमें से कोई एक कंट्री है जिसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद में इंडिया उनकी जगह पे आ जाएगी। तो सिमिलरली हर 2 साल के अंदर इस तरह की वोटिंग होती है। तो जो नॉन परमानेंट सीट्स होती हैं वो रीजनल बेसिस पे बनती हैं। तो अगर आप देखो एक बार परमानेंट मेंबर के अगर आप नाम देखोगे तो हो गया हमारा चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए और रशिया। ये सारी कंट्रीज का मैप में लोकेशन देखो, या तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से है या फिर ये यूरोप कॉन्टिनेंट से है, ठीक है, या फिर ये चाइना है जो इसे यूरेशिया बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ये इन 2 कॉन्टिनेंट में से है, यूरेशिया और नॉर्थ, 3 कॉन्टिनेंट, यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से। फिर आप इनका पोजीशन देखोगे तो ये सारी की सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, सारी की सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एक्सेप्ट चाइना अभी आया नहीं है इसका स्टेटस डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा ये सारी कंट्रीज नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर लाई करती है। सदर्न हेमिस्फेयर जिसके अंदर मेजरली साउथ अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, ओशनिया आता है, और बाकी जैसे इंडिया है, इंडिया का भी एक बहुत मेजर रोल है। इन कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी नहीं है परमानेंट सीट के अंदर। इसका मतलब हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगर सदर्न हेमिस्फेयर या ऐसी कंट्रीज बहुत पावरफुल हैं, जैसे कि आप इंडिया का एग्जांपल ले लो, ब्राज़ील का एग्जांपल ले लो, ऑस्ट्रेलिया का, अगर इनके लिए कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो उसका वीटो पावर भी इन 5 कंट्रीज के पास चला जाता है। दैट मीन्स कि बाकी सारी कंट्रीज का डिसीजन, का सिक्योरिटी डिसीजन इन 5 कंट्रीज के हाथ में है। तो ये बहुत ही अनबायस्ड और इम्बैलेंस्ड सिचुएशन है। इसी को लेके हमेशा यूएन रिफॉर्म्स की बात करी जाती है कि आपने जब यूनाइटेड नेशंस बनाया था 1945 के अंदर, तब सिचुएशन बहुत अलग थी। आज 2020-21 के अंदर सिचुएशन बहुत अलग हो गई है। इंडिया तब 1945 में हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। आज हम वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज के अंदर आते हैं, हर जगह हमारा ट्रेड शेयर है, वी हैव ए से इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंडिया को यूएन रिफॉर्म के और सबसे बड़ी बात है हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं,
राइट। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ ही हम ये हमारा जो सबसे यंगेस्ट नेशन हो जाएगा, सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड भी है। मोस्ट पॉपुलेटेड के साथ हमारी आर्मी अप्रोच इतनी बड़ी है, आर्मी अप्रोच की बड़ी होने के साथ ही हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। सो द पॉइंट कि वी हैव मेनी पॉइंट्स इन अवर फेवर कि हमको भी परमानेंट सीट देना चाहिए। तो इसी तरह ब्राज़ील भी बोलता है, जर्मनी भी बोलता है, जापान भी बोल रहा है। तो इनका G4 का एक मेंबर, G4 का एक ग्रुप है, और ये G4 का जो ग्रुप है ये इस चीज़ के लिए लॉबी करता है कि परमानेंट सीट के नंबर बढ़ाए जाएं। अब परमानेंट सीट के नंबर बढ़ाने की बात पे ऐसा है कि देखो, जिसके हाथ में पावर आ जाता है वो उसे कभी लूज नहीं करना चाहते, वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे हाथ में पावर रहे। तो द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑल्सो। ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं कि हमको अभी रिफॉर्म्स नहीं लेके आने, समहाउ दे आर नॉट एग्रीइंग विद दिस। और इसीलिए जो नॉन परमानेंट सीट है वो भी सिर्फ 10 हैं। इधर इनको 10 से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये 10 कंट्रीज जो हैं पूरे वर्ल्ड की प्रोपोर्शनेट में इसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यूएन रिफॉर्म का एक ये बड़ा मेजर फंडा है कि क्यों अभी परमानेंट सीट्स का जो नंबर है उसे बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो नॉन परमानेंट सीट जो है ये रीजनल बेसिस पे बनती हैं। 10 सीट्स हैं हमारी, इनमें से 5 जो हैं वो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज से आएंगी, एक जो है वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से आएंगे, रशिया के पास वाला जो यूरोप है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, इस्टोनिया वाले। 2 जो है वो लैटिन अमेरिका और करेबियन कंट्रीज से आएंगी, साउथ अमेरिका एंड करेबियन। और बाकी जो 2 हैं वो वेस्टर्न यूरोप या बाकी कंट्रीज से आएंगी। तो ये इनका इस तरीके से डिवीजन है कि 10 सीटों को हमने इस तरीके से डिवाइड करके रखा है। तो इसमें भी इन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी है कि दिस ऑल्सो डज नॉट से अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी एंड ईच नेशन। तो दिस इज अबाउट इट। तो इंडिया को क्या बेनिफिट होगा यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट लेने से? नॉन परमानेंट सीट हो चाहे, लेकिन क्या होगा कि इंडिया जो है यूएनएससी में जाके अपनी वॉइस ऑफ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड इट इज़ क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, और अगर आप मेंबर बनते हो इसका मतलब है कि यू विल हैव अ से इन द रेजोल्यूशंस ऑल्सो। तो हालांकि वीटो पावर नहीं है, बट यू हैव अ से, यू कैन ऑलवेज रेज अ वॉइस। आपको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आप टेररिज्म के बारे में बात कर सकते हो, आप हंगर के बारे में बात कर सकते हो, आप जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात कर सकते हो, आप पे गैप के बारे में बात कर सकते हो। मतलब कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है। नाउ इंडिया विल हैव अ ग्लोबल वॉइस, और इंडिया को और भी ज़्यादा ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके पोस्ट कोविड-19 एंड कोविड-19 के सिनारियोज के अंदर। अभी जब से हमने वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट करा है, किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, किस तरीके से इंडिया अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव के जो रिजल्ट्स हैं और हमारी जो वैक्सीन है उसको अराउंड द वर्ल्ड शेयर कर सकता है, ये यहाँ पे हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके साथ ही हमारी जो प्रेजेंस एट यूएनएससी है, ये वर्ल्ड को इसके एथोस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जिसको हम फॉलो भी करते हैं, इसको भी अपने साथ लेके चलेगा। इसके साथ ही जो ग्लोबल साउथ है, इट हैज़ इट्स डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी एस्पिरेशंस, और इंडिया एक एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाएगा कि इस जो ग्लोबल साउथ है या फिर इन कंट्रीज़ की जो एस्पिरेशंस हैं इनको काउंसिल के पास लेके जाएगा अक्रॉस डिफरेंट इश्यूज़, क्योंकि इंडिया हैज़ अ वेरी गुड रिलेशन विद अफ्रीका ऑल्सो, और साउथ और लैटिन अमेरिका के साथ भी इंडिया इज़ ट्राइंग टू इम्प्रूव इट्स रिलेशनशिप्स। सो इंडिया विल हैव अ विन विन सिचुएशन। सो द पॉइंट इज कि अभी यूएनएससी में नॉन परमानेंट सीट में वी हैव अ वेरी गुड चांस कि हम यूएन रिफॉर्म की बात को और भी ज़्यादा रेज कर सकते हैं, टेररिज्म की बात को और भी ज़्यादा हम लोग उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं इसके बारे में। सो दीज आर द पॉइंट। जब इंडिया मेंबर बन जाएगा, बातचीत चलेगी, तो इसके बारे में और भी ज़्यादा न्यूज़ आते रहेंगी, जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहेंगे। बट दिस इज इट हियर। आई हैव 2 क्वेश्चंस फॉर यू। आपको मुझे आंसर देना है, और इनके आंसर्स हमने ऑलरेडी वीडियो में देख लिए हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी? रशिया, जापान, चाइना या फ्रांस? इनमें से कौन सी कंट्री यूएनएससी की परमानेंट मेंबर नहीं है? सेकेंड क्वेश्चन है, यूएनएससी का हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में है? अब ये मैंने आपको बताया नहीं है, बट आई होप कि या तो आप ढूंढ लेंगे या आपको ऑलरेडी शायद पता हो। तो इन दोनों का क्या आंसर है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के बायो में गूगल ड्राइव का लिंक, या फिर आप टेलीग्राम पे सेम नाम से आप मुझे सर्च करके वहाँ पे मैं पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।